नमस्कार, मैं दिवाकर हालदार एक बार पुनः आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल वाणी एजुकेशन एंड कल्चर को लेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ उसके बारे में। मेरा पिछला वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी से संबंधित था। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कि हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें मूल जो बिंदु है वो है हिंदी भाषा का उद्भव। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उत्तर भारत की भाषा आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषा द्रविड़ परिवार की है। उत्तर भारत के आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारी हिंदी है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। एक, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। इसको मैंने पूर्व में भी बताया था और वहाँ पर मैंने इसको दूसरे तरीके से बताया था कि भाई वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसके अलावा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और वर्तमान हिंदी। आज मैं इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इसके पीछे कारण भी बताऊंगा कि कई बार प्रश्न जो है अलग अलग पार्टों से आते हैं। हर जो अभ्यर्थी है उसकी तैयारी को और महीन बनाने के लिए मैंने यह वीडियो बनाना उचित समझा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं यह समझूं कि आप बहुत डीपली पढ़ रहे हैं। देखिए, एलटी की तैयारी हो, पीजीटी की तैयारी हो, यदि आप थोड़ा अपर लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जितना डीप पढ़ेंगे उतने ही आपके लिए बिल्कुल शार्प हो जाएगा कि आप एमसीक्यू को जो प्रश्न आ रहे हैं वो बिल्कुल उसको शार्प उत्तर कैसे देना है और सबसे सटीक उत्तर कैसे देना है। तो आपकी तैयारी बहुत बड़े स्तर की और बहुत अच्छे स्तर की होनी चाहिए। मैं बता रहा था उसी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत दोनों भाषाएं थी। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है कि जो वेदों का काल था वो वैदिक संस्कृत का था, लेकिन लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। इस काल की भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से पहले ईस्वी तक, प्राकृत भाषा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक। इसको मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पिछले चार्ट में भी बताया है आपको। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आप देख लें। पाली को मागधी भाषा मतलब मगध क्षेत्र की भाषा या बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक पाली में लिखे गए। त्रिपिटकों के नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि संस्कृत नाटकों के अधम पात्र, जो सबसे निम्न स्तर के पात्र होते थे, इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे। इसको समझ लेते कौन कौन से भेद थे। शौरसेनी प्राकृत, जो मथुरा या शूरसेन जनपद में बोली जाती थी, इसे मध्य देश की बोली भी कहा गया है। दूसरा, आप इसको देख लीजिए, पैचाशी प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। और चौथा, अर्धमागधी प्राकृत, यह मागधी और शौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। और 5वीं है मागधी प्राकृत, यह मगध के आसपास प्रचलित भाषा थी। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। इस भाषा को अवहट्ठ, देश भाषा, देशी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वे उसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ, इस संबंध में 3 मत है। पहला,
डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसको भी ध्यानपूर्वक सुन ले आप कि किन किन राइटरों ने किस किस समय क्या कहा है। तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। नंबर 2, डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। नंबर 3, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास हुआ है। ये तीनों हिंदी साहित्य के उद्भव और उसके विकास से संबंधित विषयों पर इन्होंने अपने पुस्तकों में बृहद चर्चा करी है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया है। 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामा ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्योपयोगी भाषा बताया है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ, यद्यपि इसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। 1000 के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल के बाद भी अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में होता रहा। ठीक है, इसको हम अपभ्रंश का कालांतर में भी विकास हुआ, इसका विवरण निम्नवत है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और विकसित होने वाली आर्य भाषा है। इसको हम समझते हैं कि अपभ्रंश का निरंतर कैसे विकास होता गया और उसको हम हिंदी में कैसे प्राप्त कर पाते हैं। पहला शौरसेनी अपभ्रंश, ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती इन क्षेत्रों में ये शौरसेनी अपभ्रंश चलती है। दूसरा पैशाची अपभ्रंश, ये पंजाबी और लहंदा भाषा बोली जाती है। तीसरा ब्राचड़ अपभ्रंश, ये सिंध क्षेत्र या सिंधी जो आर्य भाषाएं हैं वो इससे विकसित हुई। खश अपभ्रंश, इससे पहाड़ी आर्य भाषा विकसित हुई। और 5वां है महाराष्ट्र अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा विकसित हुई। 6ठा है अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे पूर्वी हिंदी विकसित हुई। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप में समझा जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले दिन भी एक चार्ट के रूप में आपको बताया था। आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। कि वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इस बात को कोड करें आप कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी एवं अपभ्रंश का संबंध, अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा, किंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अतः हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ, ऐसा मानना तर्क संगत है। ये मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था चार्ट के साथ, उसको ये प्रूव कर देता है। अपभ्रंश में प्रयुक्त तद्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया। अपभ्रंश की ध्वनियां भी हिंदी में प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का विकास हिंदी में अतिरिक्त रूप में हुआ यथा ळ, ढ, व, न, म, ल। भाषा की प्रवृत्ति कठिनता से सरलता की ओर रहती है। संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग थे, जबकि हिंदी में 2 वचन एवं 2 लिंग ही रह गए। संस्कृत में जहाँ 24 रूप बनते थे, वहाँ हिंदी में केवल 2 रूप रह गए, मूल रूप, विकारी रूप। शौरसेनी अपभ्रंश उस काल की साहित्यिक भाषा थी और गुजरात से लेकर बंगाल तक तथा शूरसेन प्रदेश से लेकर बरार तक इसका एक छत्र राज था। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी, जबकि अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक थी। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से लगने लगे। यही प्रवृत्ति हिंदी ने भी ग्रहण किया। अपभ्रंश में भी नपुंसकलिंग हिंदी की तरह नहीं है। काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश कहा गया है तथा बोलचाल की तत्कालीन भाषा को देश भाषा कहा गया है। इसको आप कोड करें कि काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा गया है तथा बोलचाल की तत्कालीन भाषा को देश भाषा कहा गया है। अपभ्रंश के कुछ उदाहरण आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्धृत किए हैं, जो पुरानी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु लज्जे जंग तू वयस्सी अहुजे भग्गा घर तंतु। मुंज कवि ये 8वीं शती में लिखा है। अर्थात भला हुआ जो मेरा कंत युद्ध में मारा गया, ये सखी यदि वह युद्ध क्षेत्र से कायरतापूर्वक भागकर घर आता तो मैं सखी उसमें लज्जित होती। इस तरह के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो निश्चित तौर पर मुझे प्रेरित करिएगा और उसके लिए बेल आइकन दबाकर मुझे जरूर सूचित करें। धन्यवाद।